सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्राइंगल्स का पूछा जाता है वो देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी बुक में सेकंड एक्सरसाइज को लो 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC। इसकी फिगर खुद से बनानी है तो एक बार देख लो ध्यान से उधर। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि AB किसके इक्वल होगा? AC। ठीक है। नाउ दे आर सेइंग साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD equals to AB। वो कह रहे हैं BA को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस करना मतलब एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ना। तो BA को एक्सटेंड करो किस पॉइंट तक? D पॉइंट तक। इस तरह से एक्सटेंड करो कि जितना BA है उतना ही AD होना चाहिए, जितना BA है उतना ही AD होना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर ऐसे भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं इधर की साइड, AB को इधर भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो अगर उसने क्या कहा होता AB को एक्सटेंड करो तो मैं इधर ही करता, बट उसने क्या वर्ड यूज किया है? BA। तो उसने कहा BA को एक्सटेंड करो, तो BA को एक्सटेंड इधर करेंगे A की साइड। ये किस को बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि शो करो कि एंगल BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है। तो एंगल BCD ज्वाइन करना पड़ेगा ना इसको। तो BCD को आपको क्या दिखाना है? राइट एंगल। ये आपको शो करना है। BCD को क्या करना है? राइट एंगल शो करना है। ठीक। फिगर किस किस को क्लियर हो रही है? फिगर कैसे है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया ABC। AB किसके इक्वल है? AC के। फिर BA को एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक? D पॉइंट तक, सच दैट कि AB और AD आपस में क्या है? इक्वल। बस इतना करना है। उसके बाद BCD एंगल को राइट एंगल दिखाना है, तो BCD को ज्वाइन कर दिया ताकि एंगल बन सके। पहले फिगर बनाओ जल्दी से अपने पास। यस सर। तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB किसके इक्वल है? AC के। फिर BA को एक्सटेंड किया गया है AD तक, सच दैट कि BA और AD आपस में इक्वल है, और फिर D से C को ज्वाइन कर दिया गया है। ओके। अब आपको फिगर बनाने के बाद क्या करना है वो देखो। सबसे पहला काम, फिगर में कुछ एंगल्स को नाम दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, उससे पढ़ना लिखना समझना आसान हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। जल्दी से अपनी फिगर में एंगल्स को नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। कर दिया? यस सर। अब क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ करना। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या लिखोगे? AB इक्वल्स टू AC। AB AC के इक्वल है, और सेकंड AD इक्वल्स टू AB। देन टू प्रूफ लिखेंगे। प्रूव करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मींस कितना हुआ है? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्रूफ करना है। करते हैं मेरे साथ साथ करते हैं। प्रूफ करने के लिए पहले तो तीनों साइड्स को इक्वल दिखा देते हैं। एक काम जो बार बार यूज होने वाला है उसे पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि AB इक्वल्स टू AC दिया हो और AD इक्वल्स टू AB दिया हो। इट इज। तो अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो AC भी AB के इक्वल है और AD भी AB के इक्वल है। अब यूक्लिड जी ने कहा था, हमें सिखा रखा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द पूरा बोलना। Things which are equal to the same things are equal to one another। तो AB AC के इक्वल और AB AD के भी इक्वल, तो ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू। और इस चीज को हमने पहले ही मेंशन कर दिया, बाद में हम इसे कैसे भी कभी भी यूज कर सकते हैं। एक ट्राइंगल उठाते हैं, मेरे साथ साथ करते हैं। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या AB इक्वल्स टू AC है? ऑन इट रीजन क्या लिखेंगे? यस। बच्चों अगर AB और AC इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। पक्की बात है? यस सर। तो अपोजिट एंगल्स शिवेक AB के अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल पूछो। कौन कौन बता सकता है? AB के अपोजिट एंगल
एंगल 2 गुड। ध्यान रखो ट्राइंगल फिक्स करने के बाद सोचना होता है कि इसके अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है वो बताना। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है बच्चों? यदि AC के अपोजिट एंगल 1, AC के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है बच्चों? एंगल 1। साथ रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि एंगल 2 एंगल 1 की इक्वल है। गुड, वेरी गुड। सो reason we have to mention angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है। इसके बाद अब आपको दूसरा ट्राइंगल उठाना और सेम चीज करनी। दूसरा ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ACB। Now in triangle ACB ट्राइंगल में क्या AC और AD इक्वल है? देवसानी रीजन क्या लिखे बेटा? given, it is not given. AC equals to AD not given the message. Proved above. अभी हमने प्रूव किया था, स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया था कि AC और AD आपस में क्या है? इक्वल। ये गिवन नहीं था, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है? यस, प्रूव्ड अबव। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है ज्योमेट्री के चैप्टर्स करते हुए, लाइन साइड एंगल्स, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स करते हुए। ठीक। अब क्योंकि इस ट्राइंगल के हिसाब से अपोजिट साइड से इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? तो AC के अपोजिट एंगल एंगल 4 एंड AD के अपोजिट एंगल तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन सेम आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ठीक है बच्चों। दिस वाज द फिगर। इसमें ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था और ये एंगल 4। आप ऑलरेडी शो कर चुके हो कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा चुके हैं एंड एंगल 3 को एंगल 4 के। अब जरा थोड़ी देर के लिए सीखने पर फोकस करेंगे, भी नोट नहीं करेंगे, भी समझना है। ओके। अब सारा का सारा फोकस आपका जो रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए वो रहना चाहिए बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर। बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब ये, क्या नाम है इस ट्राइंगल का बच्चों? BCD। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? BCD। ठीक है। अब BCD ट्राइंगल में एक एंगल तो ये है एंगल B, एक एंगल ये है एंगल C, एक एंगल ये है एंगल D। इस ट्राइंगल में 3 ही तो एंगल होते हैं, एंगल B, एंगल C, एंगल D। इन तीनों का सम कितना होगा? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD पहले सीख लेना इसको जल्दी से। एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है बच्चों। अभी और देखो, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? फिगर के हिसाब से देखते हैं और बता देगा। एंगल B को क्या लिख सकते हैं? एंगल C को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। कितने बच्चे कह रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3? फिगर से दिख रहा है साफ साफ? यस सर। C किस को मिलाकर बन रहा है? 2 और 3। तो एंगल C की जगह लिख रहा हूँ एंगल 2 प्लस। दिक्कत तो नहीं इससे? एंगल C की जगह क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस। एंगल D कैन बी रिटन एज एंगल 4 इक्वल्स टू। अब जो आपको प्रूव करना है उस पर आते हैं। आपको प्रूव करना है एंगल BCD। एंगल BCD ये वाला एंगल है? यस सर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स सपोज स्क्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज द एंगल व्हिच यू हैव टू प्रूव कि ये 90 डिग्री है। तो अगर आपको इसको 90 दिखाना है तो आपको कौन कौन से एंगल चाहिए? कौन कौन से एंगल चाहिए? 2 और 3। कौन कौन से नहीं चाहिए? एंगल 1 भी नहीं चाहिए, एंगल 4 भी नहीं चाहिए। जो आपको प्रूव करना है उस एंगल के हिसाब से आपको एक तो एंगल 2 चाहिए और कौन सा चाहिए? एंगल 3। एंगल 2 चाहिए और एंगल 3। कौन सा नहीं चाहिए?
ना तो एंगल 1 चाहिए ना ही एंगल 4, तो इन्हें चेंज कर देते हैं अगर नहीं चाहिए। एंगल 1 कैन बी रिटन एज Angle 2. क्योंकि इक्वल है। एंगल 2 चाहिए Yes, sir. तो एज इट इज। एंगल 3 चाहिए Yes, sir. तो एज इट इज। एंगल 4 Yes, sir. एंगल 4 कैन बी रिटन एज Angle 3. बिकॉज़ इक्वल Equal. दे आर। Equal. कोई रीजन देना है यहाँ पर मुझे? Yes, sir. रीजन देना पड़ेगा। मैंने एंगल को 1 की जगह 2 लिख दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, उसका क्या देना पड़ेगा? Reason. तो मुझे बताना पड़ेगा कि एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल था? अब देखो आगे से सॉल्व करना कितना आसान है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 Twice of angle 3. ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कॉमन आ रहा है? Yes, sir. अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दो तो Divide. पक्की बात है? Yes, sir. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2। 180 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 90. 180 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 90. क्या आप मुझे फिगर के हिसाब से बता सकते हो एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर कौन सा एंगल? एंगल BCD. क्या नाम है इसका? एंगल BCD। तो आ गया एंगल BCD। ये तो प्रूव करना था हमें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फिगर खुद से बनानी, फिर पहला ट्रायंगल उठाना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो अपोजिट एंगल्स आर, Equal. फिर दूसरे ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो अपोजिट एंगल्स आर। Equal. उसके बाद आपने कंप्लीट बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल का नेम क्या है? BCD। उसमें तीनों एंगल्स का सम कितना लिखना है? 180 degree. तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर सबकी वैल्यूज रखनी है, नंबरिंग दे रखे हैं ना। एंगल B को क्या रखेंगे? एंगल 1। एंगल C को क्या रखेंगे? Angle 2 plus angle 3. एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल D को क्या रखेंगे? Angle 4. फिर उन पर टिक लगाएंगे जो चाहिए और उन पर क्रॉस लगाएंगे जो नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उन्हें हटा देंगे, जो चाहिए उन्हें लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और ये हमें क्या करना है? कहीं कोई डाउट? अगर कोई डाउट आए इसे करते हुए तो पूछ लेना एक बार, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। हेडिंग नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन द गिवन फिगर। In the given figure, PQRS is a square. PQRS is a square. ऋषभ क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? All four sides are equal. All four right angles are right. Also diagonals are equal. स्क्वायर के diagonals भी क्या होते हैं बच्चों? SRT is an equilateral triangle. Equilateral triangle की तीनों साइड्स इक्वल होती है? Yes, sir. तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं? Yes, sir. कितने डिग्री? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। ये हमने प्रूव भी किया था सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में। चलो फिगर बनाएंगे मेरे साथ साथ। PQRS is a square. SRT is an equilateral triangle. P से P को ज्वाइन किया गया है, P से ही Q को ज्वाइन किया गया है। ये एंगल 75 डिग्री की हो, ठीक है। गिवन क्या है वो बता दिया गया है, फिगर क्या है वो बता दी गई है। व्हाट यू हैव टू प्रूव इज, आपको प्रूव करना है कि PT QT के इक्वल होगा और एंगल TQR को 15 डिग्री। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है। अब एक बार सीख जाएंगे तो आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, PT और QT को इक्वल दिखाना है। तो पहले तो ये देखो कि PT से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? PS कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? PSC। अब इसे वर्बली देखते हैं। ऐसे ही QT से देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? QRT। सही है? Yes, sir. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में सक्सेसफुल हो जाऊं तो
तो मैं BD और QD को इक्वल लिख सकता हूँ बाय ठीक है, इसको समझ आ रही है? क्लियर है? तो गोल मिल गया, टारगेट मिल गया कि ये करना है, तो इसको करें कैसे? अब सोचते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ST और TR इक्वल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इक्वल है, तो रीजन करो जो जो बता सकते हैं क्यों इक्वल है। अभी का क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट थे और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। कहा है ना क्वेश्चन में कि SRT कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ST और TR आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। फिर पूछता हूँ, दूसरी चीज भी बता रहा हूँ। SP क्या नाम है इसका? SP इक्वल्स टू RQ होगा। Just raise your hand if you know the reason. बड़ा आसान सा रीजन है, सभी को बताना चाहिए। स्क्वायर था, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। गुड, वेरी गुड। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है बच्चों? इक्वल। तो दो चीजें तो पता चल गई। कॉमनेंसी के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। कृष्णा at the angle PSR and PSR. गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, बोर्ड पर फोकस करना, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो हमें करनी पड़ती है। बाकी सब चीजें तो डायरेक्टली पता चलती है। ये साइड इसकी इक्वल, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है। एक चीज एक्स्ट्रा जो हमें करनी पड़ रही है खुद से, वो क्या है? देखो, ये एंगल 90 है। रीजन स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं? 90। ये एंगल 60 है। रीजन इक्विलेटरल पक्की बात है? तो पूरा एंगल कितना आएगा? 90 प्लस 60 90 प्लस 60 ये किसी को समझ आएगा? डाइजेस्ट हो गई? फिर तो इधर भी हो जाएगी डाइजेस्ट। ये एंगल बताओ क्यों? ये एंगल बताओ क्यों? ये पूरा एंगल कितना आएगा? तो ये भी 150, ये भी 150, तो ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे? इक्वल। दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी लग गई दोनों में। नाम बताओ। सी पक्की बात है? साइड एंगल और फिर साइड एंगल, हमारा कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो हम जो हमें प्रूव करना है वो हम कर सकते हैं बाय किस चीज को समझ भी आ रहा ईमानदारी से। अभी तक क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी लगाना एक जंग है, जितनी भी तैयारी करनी है जंग में जाने से पहले करनी है। कॉन्ग्रुएंसी लगाते टाइम तो अगर आप इस एंगल को 150 बता रहे हो तो ये एंगल आपको पहले ही दिखा देना है। कॉन्ग्रुएंसी लगाने से पहले ही 150 बता देना, ठीक है? तो इसका नाम क्या है बच्चों? TSP। एंगल का नेम क्या होगा? TSP। एंगल TSP इक्वल्स टू 90 प्लस, या पहले पूरा पूरा नाम लिख लेते हैं, एंगल PSR प्लस एंगल TSR। आई होप नेम लिखने में किसी को कोई इशू नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंगल्स के नेम में। एंगल PSR is 90 degree and angle TSR is 60 degree। तो एंगल TSP कितना आ जाएगा? 150। साइड में ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो, एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल जिसका नाम TRQ है, ये भी 90 प्लस 60 हो जाएगा, दैट इज ये भी 150 है। अब सब कुछ रेडी है, अब कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी लगाने से पहले ही सब कुछ रेडी करेंगे, वरना CPCT बीच में नहीं आता कॉन्ग्रुएंसी के, वो CPCT बाद में आता है जब कॉन्ग्रुएंसी लग जाता है। हमेशा याद रखना। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाते टाइम सबसे पहले ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं, TSP एंड TRQ। और उसमें चीजें इक्वल लिखना शुरू करते हैं। तो TS इक्वल्स टू TR, इसका रीजन आएगा ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं? एंगल
TSP equals to TRQ आएगा, both are 150 degree each। बताओ उसका रीजन क्या लिखे इसमें? 150 डिग्री के लिए रीजन क्या लिखे? साइन स्क्वायर एंगल है ये, these are angles only। अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? कहा गया प्रूव करो, वही तो प्रूव किया, अब क्या हो गया? ठीक है, अभी शुरू किया है मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया, हमें परेशान नहीं होना बेटा, धीरे धीरे समझ आएगा। प्रूव्ड, ये चीज हमने प्रूव की थी बच्चों में, ये दोनों एंगल 150 डिग्री है। ठीक है, ठीक है नॉलेज। ओके, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप गलत भी बताते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ट्राई करो। ओके, गलती करोगे तभी मैं आपको ठीक कर पाऊंगा, गलती नहीं करोगे तो फिर ठीक कैसे करोगे? ठीक है, तो एंगल ये आप आपस में इक्वल आ रहे हैं, एक साइड ले लेते हैं SP इक्वल्स टू RQ। इसका रीजन वो आएगा जो रोनिका आपने बताया था, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, जिसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं PT इक्वल्स टू Q। ओके, बाय सामा CPCD फुल फॉर्म corresponding part of सेकंड पार्ट कौन कौन बता सकता है इसमें? जिसमें इस एंगल को TQR एंगल को 15 डिग्री लेना, तो थोड़ी सी फिगर साफ साफ बना देता हूँ, पहले फिगर थोड़ी क्लीन कर देते हैं ताकि बताना आसान हो जाए। यहाँ से शुरू करा PQRS, फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगल था, एक यूनिट ट्रायंगल SP, फिर PT को ज्वाइन किया था और QD को ज्वाइन किया था, और एंगल ये 75 ले रहा था। इस एंगल की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, अब रिप्रेजेंट करो। अच्छे तो बता दो, फिर तो बताऊंगा एंडरसन प्रॉपर्टी से कैसे होगा बताओ। कौन से का एक्स लेंगे? इसको एक्स ले लेंगे, कैसी बात है? ये एक्स एक्स कैसे हो सकते हैं? क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में? ये एंगल्स इक्वल तो ऐसे तो नहीं होगा। और कोई? SPP और RQT ये हो जाएंगे, ठीक है। एक डायरेक्ट बता दूं, देखो सिंपल, इस ट्रायंगल पर फोकस करो, नाम बताओ इस ट्रायंगल का। क्या नाम है? क्या TPQ में TP और PQ इक्वल है? यस सर। TP और TQ इक्वल है? यस सर। अभी प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, ये तो प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, इतना सारा काम इसी के लिए तो किया ताकि TP को किसके इक्वल लिखा जा सके? क्या TP TQ के इक्वल है? यस सर। तो अगर ये 75 है तो ये भी कितना जाएगा? 75। क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पहले इतना लिखो मेरे साथ साथ, सेकंड पार्ट डाल कर फिर से फिर आगे की कहानी बताता हूँ। इन ट्रायंगल TPQ, TP equals to TQ, proved in first part, जिसकी वजह से अपोजिट एंगल्स TQP और TPQ इक्वल हो जाएंगे। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर बोर्ड पर फोकस करेंगे सबसे। मुझे पूरा एंगल 90 है। यस सर। क्यों? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने होते हैं? तो अगर ये पूरा 90 है और इतना 75 है तो बचा हुआ कैसे निकालें? बस रीजन करके बताना जल्दी से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूरा 90 है
इतना पार्ट 75 है, तो बचा हुआ कैसे निकालें? हमारे को 90 minus 75. 90 में से 75 को क्या कर दो? बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। पूरा एंगल कितना है? 90, इतना क्या है? 75, तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे? 90 में से 75 को माइनस कर दो। सिंपल है ना? चलो करते हैं इसकी बात करते हैं। एंगल टी क्यू आर जो कि हमें फाइंड आउट करना है, वो 90 माइनस एंगल टी क्यू पी हो जाएगा, जो कि कितना है? 70, तो यह रहेगा 15 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना है। तो है इसको राइट डाउन वन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट ऑफ अ सर्कल? What do you mean by tangent of a circle? Tangent of a circle. Tangent of a circle से आप क्या समझते हैं? Tangent of a circle एक लाइन को बोला जाता है। अब इसका यूज भी बताऊंगा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर टच करे। जैसे इट इज अ सर्कल, ये आपने एक लाइन बनाई है। इस लाइन को आप इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर टच कर रही है। लेट्स सपोज उस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर टच करे, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज टेंजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, उसे क्या बोलते हैं? क्या ये टेंजेंट है? कितने बच्चे कह रहे हैं नो? ये भी तो एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। जब इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो ये कितने पॉइंट पर टच करेगी? तो फिर ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर टच करती है? वन पॉइंट पर। तो लिखो आंसर। A tangent is a line. A tangent is a line which touches the circle. At only one point. Which touches the circle at only one point. तो सर्कल को टच करे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। ये बना लो अपने पास। देखो ध्यान दो, सुनना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मान लो मेरे पास एक कोई थ्रेड है। थ्रेड क्या है? थ्रेड मतलब धागा। उस धागे से आपने एक पॉइंट से इसको टाई कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दिया। ठीक, धागा अभी भी काफ़ी लंबा है। एक पॉइंट आपके हाथ में, एक एंड पॉइंट धागे का, थ्रेड का आपके हैंड में एक ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक का सिनेरियो? अब एक एंड पॉइंट आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। आपने इसको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे घुमाना शुरू किया, ओके, रोटेट कर। तो थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट इस तरह से आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? Yes sir. ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आपके चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ से आ रही है? हर बार सेंटर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सेंटर से आ रही है। और वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तब भी इसके ऊपर फोर्स कहाँ से आ रही होगी? सेंटर से। तो ये जो फोर्स सेंटर की तरफ से आ रही है इसके ऊपर, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? Centripetal force. ये जो फोर्स इसके ऊपर सेंटर से आ रही है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट घूमना बंद कर देगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? Yes sir. ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है इस तरह से, यहाँ पर होगा तो आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा आगे की तरफ। ये हमेशा टेंजेंशियली मूव करता रहेगा। एक वर्ड बताना ना आपको अभी, टेंजेंट। टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है? अगर आप ऐसे घुमा रहे हो उसको, थ्रेड को आप एकदम छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर आप घुमा रहे हो, मेरी तरफ देखते रहना, सोचते रहना। आप इस तरह से उसको रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आया, आपने छोड़ दिया,
तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा सीधा ही चला जाएगा, हाँ या ना? टेंजेंशियली चला जाएगा, जैसे जा रहा था बिल्कुल सीधा जाएगा, अब वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। फिर देखते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ आया और अब आपने छोड़ दिया, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट सीधा 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 निकल जाएगा, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट विल मूव टेंजेंशियली। ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? टेंजेंशियली। ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, यहाँ आया, छोड़ दिया आपने, एकदम से उसी डायरेक्शन में सीधा चलना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब तक मूव कर रहा है जब तक उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पा रहा है। जैसे ही ये फोर्स हट जाएगी वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आगे चलना शुरू कर देगा, टेंजेंशियली मूव करना शुरू करेगा। कहाँ मूव करना शुरू करेगा? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन, What do you mean by centripetal force? What do you mean by centripetal force? NCERT से लिखवा रहे हैं, डेफिनेशन लिखो। The force that causes the acceleration, the force that causes the acceleration, the force that causes the acceleration and keeps the body moving, and keeps the body moving, keeps the body moving along the circular path, along the circular path, is acting towards the center, is acting towards the center, acting towards the center, and this force is called, and this force is called centripetal force. इस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल। बच्चों पुष्पा का एक गाना देखा आपने? ये वाला गाना देखा आप लोगों ने? क्या हो गया? आवाज सुनो। अरे एक्शन पर फोकस करो जरा, इस पर फोकस करो। चाय के कप पर देखो जरा, ध्यान लगाओ, यस सर, और फोकस करो। क्या आपने नोटिस किया? चाय नहीं गिरी, डांस करते हुए, एक्शन करते हुए कप को उसने पूरा उल्टा कर दिया, बट चाय सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको भी पता है ये वाली फोर्स के बारे में। ये डायग्राम बना लो कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है और सेंटर की तरफ लगने की वजह से, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द सेंटर, ठीक है। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। देखो स्टार डाल कर देखो। The moon revolve around the earth, the moon revolve around the earth because of centripetal force, because of centripetal force. moon earth के चारों तरफ रिवॉल्व करता है because of centripetal force, and this centripetal force, and this centripetal force is provided by the gravitation, by the gravitation force of the earth, by the gravitation force of the earth. ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछी जाती है। देखो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, या मून कैसे रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। देखो बच्चों
ये आपका सन है, उसके सामने ये छोटी सी क्या है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमना शुरू करती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी बिटवीन सन एंड। अब आपने अभी याद किया है, फिर से रिवाइज किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स में सभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में क्या लगता है? फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। मैं कुछ चीजें और शो कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी आपको उसके साथ, अगर आपको याद हो, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये सेंटर टू सेंटर लगता है। कहाँ से कहाँ लगता है? सेंटर टू सेंटर। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करना चाहता हूँ तो देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, लगता है। ठीक है, इसकी ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर मूवमेंट पर टेंजेंशियली चेंज हो रही है, ये टेंजेंट है ना, और इसकी वेलोसिटी हर मूवमेंट पर क्या हो रही है? चेंज, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो चेंज इन डायरेक्शन कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वजह से हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि वेलोसिटी के चेंज से क्या आता है? एक्सेलरेशन। ये इसका पाथ हो गया अर्थ का मूव करते हुए। अगर मैं सन के मास को बढ़ा दूं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसकी वजह से अर्थ सन के और पास आ जानी चाहिए। अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सन अर्थ के बहुत ज़्यादा पास से रिवॉल्व कर रही है। अगर अर्थ का भी मास बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाएगा, जाएगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लो एक चीज देखते जा रहा है, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है ना। एक लास्ट चीज देखते जाओ, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना। अगर मैं सन ही हटा दूं तो वो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। वापस ले आता हूँ, आ जा रहा है। इस तरह से सन के चारों तरफ कौन घूमती रहेगी? फिर हटा दो, जैसे जा रही वैसे चली जाएगी। तो ये सारा खेल किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ किस किस को समझ? चलो कल